नमस्कार दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में आपका स्वागत है। मैं निखिल पाठक। जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि हम अपने मुख के अंदर से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इसके माध्यम से वर्णों को बोलते हैं। उसी के क्रम में आज हम व्याकरण शास्त्र की जो संज्ञाएं हैं उनकी कुछ परिभाषाएं हैं। मैंने पहले भी बार मैं बताता हूं कि जब भी आप संस्कृत व्याकरण पढ़ें तो उसमें आपको सर्वप्रथम सूत्रों को याद करना आवश्यक है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे वृद्धि संज्ञा की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वृद्धि संज्ञा जिसका सूत्र होता है वृद्धि रा दईच। चूँकि अभी हम संज्ञा की बात कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है इसको थोड़ा सा आपको समझने में समय लगे, परंतु जब हम संधि की बात करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। जब आप इसको समझ लेंगे तो संधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसी के क्रम में हम बात करते हैं वृद्धि संज्ञा। जैसा कि स्पष्ट लिखा हुआ है, वृद्धि रादैच इसका सूत्र है। पदच्छेद वृद्धि, यानी इसको जब हम विभक्ति करेंगे तो कैसे होगी? वृद्धि आत एच, वृद्धि आत ऐच। आत का हम नीचे आ ले लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐ का हम ऐ ले लेंगे औ। इससे ये जो आप वर्ण देख रहे हैं, बड़ा आ, ऐ, औ, ये जो वर्ण हैं ये वृद्धि संज्ञा के सूचक हैं। जब आपने सूत्र पढ़ा तो इसके अर्थ को भी हम जानते हैं। आ, ऐ, औ इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे त्यागः में आ, सदैव में ऐ, महोषधि में औ वृद्धि संज्ञक वर्ण है। जैसा कि मैं आपको एक बार ऊपर थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम जब लिखते हैं आ, ई, उ, वी, या, इस तरीके से नाम लिखा है ए, ऐ, ओ, औ। जब हम इस प्रकार बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे आ, ऐ, औ, यानी ये कौन सी अगर हम संधि की बात करें तो ये वृद्धि संधि हुई। ये क्या हुई? वृद्धि संधि हुई, है ना। इसलिए ये इसका सूत्र है वृद्धि रादैच, यानी इसमें मात्रा सबसे बड़ी है। मात्रा के कारण ये वर्ण बड़े लग रहे हैं। आप बोल के भी देख सकते हैं। जब भी आपको वर्ण समझ में ना आए तो आप उसको बोल के देखिए। मैंने पहले भी बताया था, 1 मात्रा काल का समय, 2 मात्रा काल का समय, 3 मात्रा काल का समय। इसी प्रकार जब हम इसकी बात करते हैं वृद्धि रादैच की तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं गुण संज्ञा की। तो गुण संज्ञा में आप देख रहे हैं इसका सूत्र है अदेंग गुणः। जब हम इसको पदच्छेद यानी इसको व्यक्त करेंगे तो कैसे होगा? अत एंग गुणः। अत का आ, एंग का ए और ओ और गुणः, अतेंग गुणः। अतेंग गुणः जब आपने सूत्र याद किया तो इसका अर्थ क्या होता है? सूत्रार्थ हम करेंगे अ, ए, ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। उदाहरण रमेशः में ए, यानी रमेशः जब हम लिखेंगे रमेशः तो इसमें जब आप वर्ड करेंगे तो क्या आएगा? इसमें आप देख रहे हैं की मात्रा का वो होता है, यानी 1 मात्रा का वो होता है। ठीक है, रमेशः इस प्रकार हम लिखते हैं। दूसरी बात करेंगे सूर्योदयः। सूर्योदय की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे ओ, सूर्यो धन उदय, सूर्य धन उदय, बीच में ओ आ जाएगा। ये गुण संज्ञा हुई। हम बात करेंगे संयोग संज्ञा की। गुण संज्ञा के बाद अब हम बात करेंगे संयोग संज्ञा की। तो संयोग संज्ञा का सूत्र है हलो अंततराः संयोगः। हलो अनंततराः संयोगः, यानी हलः अनंतराः संयोगः।
सूत्रार्थ करेंगे। ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर न आया हो उसे संयोग कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके बीच में जब आप देख रहे हैं तो इसमें स्वर आ रहे थे। क्या स्वर आ रहे थे? ये आया, ये स्वर आया है ना। जब हम उदाहरण लिया था तो ये स्वर आया था। जब सूर्य उदय की बात की थी तो सूर्य धन उदय, तो उसमें स्वर आया था। अब जब हम इसकी बात करेंगे संयोग की, तो इसमें जब हम बात करते हैं पुष्प की, तो ये जब मैंने आपको बताया कि नीचे जब हम हलंत लगा देते हैं तो ये एक व्यंजन बन जाता है, व्यंजन बन जाता है। तो पुष्प धन सा, उस सा द प, यानी ये वाला पा और इसका सा, ये व्यंजन। तो ये क्या हुआ? पुष्प, एक संयोग बना है। अग्नि, अग्नि का गा नीचे हलंत लगाया है, यानी आधा। जब हम नीचे हलंत लगा देते हैं तो आधा हो जाता है। परंतु जब हम इसमें इसको हटा दें तो ये क्या हो गया? इसमें ग, आखिरी में क्या आया? आ। तो जब ये स्वर बन गया, इसलिए या तो ये व्यंजन हो जाएगा या ये ग के नीचे हलंत लगाने पर आधा हो जाएगा। इसके बाद ना, ये एक संयोग बन जाता है। आगे हम बात करेंगे अनुनासिक संज्ञा की। अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा का सूत्र है मुख नासिका वचनो नुनासिकः। मुख नासिका वचनो नुनासिकः, ये इसका सूत्र है। पदच्छेद करेंगे। मुख, नासिका, वचन, यानी मुह, नाक, वचन, अनुनासिका, जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण अंग, अंगा, अञ्ञा, अणा, ना, मा, यानी अंगा, नासिका। जैसा कि हम बात करेंगे अंग, अञ्ञा, अणा, अंगा, इसको अंगा बोलते हैं। अंग्रेजी विद्यालय में जो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो ये जो वर्णों के पंचम वर्ण होते हैं, अंगा, अञ्ञा, अणा, ना, मा, ये प्रत्येक, कई टीचर, में हर व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूँ, अधिकांशतः जो अध्यापक होते हैं इनका उच्चारण हमेशा ही गलत बोलते हैं। इनका जो उच्चारण है वह क्या है? अंगा, अञ्ञा, अणा, ना और मा। वो क्या बोलते हैं वह भी मैं बताता हूँ। इसको भी वो अंगा करते हैं, इसको भी वो अंगा करते हैं, इसको भी वो अंगा करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। अंगा, अञ्ञा, अणा, ना, मा, ये इस प्रकार से बात करेंगे। अनुनासिक की हम बात कर रहे थे। इसी में जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो जो वर्ण नासिका के साथ नहीं बोले जाते वे अनुनासिक वर्ण या निरनुनासिक, यानी अनुनासिक तो है ही और उसके साथ ही निरनुनासिक कहे जाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा। अब मैंने पंचम वर्ण नहीं लिया, इसमें क्या लिया? का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, ये मैंने लिया। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आगे जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे सवर्ण संज्ञा की। हम बात करेंगे सवर्ण संज्ञा की। हम बात करेंगे सवर्ण संज्ञा की। पांचवा है हमारा सवर्ण संज्ञा। अब जब हम सवर्ण संज्ञा की बात करेंगे तो ये सवर्ण संज्ञा है क्या? सर्वप्रथम मैंने फिर बताया कि इसमें आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। तो ये सूत्र क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्न, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप संस्कृत बोलते हैं तो बड़ा ही कठिन लगता है बोलना। तो ये तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है कि आप संस्कृत को सही तरीके से बोल पा रहे हैं। ये कब होगा? जब आपको वर्णों का ज्ञान होगा। तो क्या बोल रहे हैं? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम।
तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, ये इसका सूत्र है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसमें बिंदी भी लगाएं। माँ के नीचे हलंत आवश्यक है, जो मैंने लगाया है। हलंत का जिसको ध्यान है समझ लीजिए उसकी संस्कृत सही है। जब हम इसको पदच्छेद करेंगे तो तुल्यस्य प्रयत्नम यानी तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम, लिख के बता देता हूँ। तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। इसका ये हमने क्या किया है? इसको हमने पदच्छेद कर दिया है। पदच्छेद, इसको हम पदच्छेद कर दिया। ये क्या है? ये इसका सूत्र है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। तुल्य आस्य अर्थात कहने का है जिन दो या दो से अधिक वर्णों के कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो, वे परस्पर सवर्णी होते हैं। कैसे? आपको फिर से मैं बता दूं, सूत्रार्थ करता हूं। उसका क्या है? जिन दो या दो से अधिक वर्णों के कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो, वे परस्पर सवर्णी होते हैं। अब कैसे होते हैं इसका उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ। जब हम बात करते हैं, देखिए कैसे हुआ। तुल्य आस्य प्रयत्न यानी समानता का बोध एक आप देखिएगा। जैसे एक तरीके से समान ही वर्ण है। आपको ये देख रहे हैं, ये तुल्य है, सामान्य है। इस प्रकार ये वर्ण सवर्णी हैं। ये क्या है? ये आपस में परस्पर सवर्णी हैं। अब इसका हम एक उदाहरण और लेंगे, जैसा कि रमा धन अपि। रमा धन अपि, इसको क्या बोलेंगे? रमापि। इसको क्या बोलेंगे? रमापि। मुनि धन ईशः। मुनि धन ईशः, तो कहाँ हो गई? बड़ी की मात्रा आ गई ना, तो मुनीशः। ये चीज आपको जो है जब हम संधि पढ़ाएंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए जो है आप विचलित ना हो, आप समझने का प्रयास करें। आप ये नहीं सोचे, आपको जब ये संस्कृत व्याकरण समझना है तो इसको आप मस्तिष्क में उतारिए और उस वर्ण का अपने अंदर ही यत्न और प्रयत्न कीजिए। आपको वह चीज तुरंत समझ में आ जाएगी। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। क्योंकि मैं सामने इसलिए नहीं आ रहा था कि कई बार शिकायत हुई कि वर्ण मुझे समझ में नहीं आते हैं। इसलिए दरअसल क्या है कि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, परंतु मैंने ध्यान अब दिया तो मुझे समझ में आया कि वर्ण अक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए कोशिश मेरी यही थी कि मैं किसी न किसी प्रकार से जो बोर्ड है इसमें ये आपको दिखाई दे। इसलिए मैं बार बार आना उचित नहीं समझ रहा था, और प्रयास यही है कि आगे और अच्छा मैं कर पाऊँ और अच्छी सेवा मैं दे पाऊँ। इसी के साथ धन्यवाद। आगे की वीडियो और भी संज्ञा हैं जो हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। नमस्कार।